हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। इसकी अच्छाइयाँ, हो सकता है आपने कुछ बुराइयाँ भी सुनी हो। आज के इस चर्चा में हम इसमें नया क्या है या कुछ अलग क्या हो रहा है और फिर इसकी चुनौतियाँ, नया जो हो रहा है उसके साथ पुराने को मिलाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। विशिष्ट परीक्षाओं में हो सकता है आपको इसके ऊपर लिखने के लिए दिया जा सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इसकी तुलना करते हैं अब तक जो स्थिति थी और 2020 के शिक्षा नीति की स्थिति के ऊपर। अब तक जो स्थिति थी, प्ले स्कूल थे वो मान्यता प्राप्त नहीं होते थे, लोग ऐसे घरों में खोल लेते थे। लेकिन यह देखा गया है कि 2 वर्ष के बच्चों को ही हम स्कूल में भेजना शुरू कर देते थे कि जाओ बच्चे कुछ सीखो, कुछ खेलो। तो प्ले स्कूल था। यहाँ नई शिक्षा नीति में इस प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट को वापस रख लिया गया है, अर्थात इसे फाउंडेशन कहा गया है। इसमें 3 वर्ष में प्रवेश। अभी तक जैसे आंगनबाड़ी स्कूल हुआ करते थे, आंगनबाड़ी अर्थात खिचड़ी स्कूल, उसमें बच्चे जाते थे, भोजन के लिए जाते थे, विशिष्ट आहार के लिए जाते थे। अब उस आंगनबाड़ी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भी की जाएगी या फिर प्री स्कूल जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। इसके बाद जब 2-3 वर्ष के बाद हम प्ले स्कूल से उनको ऊपर उठाते थे तो बच्चे LKG UKG पढ़ते थे और 6 वर्ष का होने पर वो कक्षा 1 में पढ़ते थे और इसके आगे बढ़ते थे। अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1-2 में आप जब 6 से 8 वर्ष का बच्चा होगा तब प्रवेश होगा। उसके बाद की जो स्थिति है उसे प्रिपरेटरी क्लास कहा जाएगा। उसमें 3 से 5 वर्ष, क्षमा करें, 3 से 5 कक्षा में होगा और ये उस समय बच्चे की आयु 8 से 11 वर्ष होगी जिस समय वो प्रिपरेटरी में प्रवेश करेगा। अर्थात यहाँ जैसे LKG में डाल करके सीधे प्राइमरी और सेकेंडरी होती थी, अब उसको इन्होंने अलग अलग स्टेज में बांट दिया है, जैसे फाउंडेशन, फिर प्रिपरेटरी, उसके बाद फिर अभी देखिए पहले क्या था, कई राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा मिडिल स्कूल चलता था, अर्थात कक्षा 8 तक को लोग मिडिल कहा करते थे। उसके बाद फिर माध्यमिक 9 और 10, उसके बाद उच्च माध्यमिक हुआ करता था। नई शिक्षा नीति में भी मिडिल स्कूल के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा गया, अर्थात 6 से 8 जो कक्षा होगी वह मिडिल कहलाएगी। उसमें 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश होगा। अगर अधिक हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम 11 वर्ष होगा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा माध्यमिक इन्होंने कक्षा 9 से 12 को समाहित कर लिया है। पहले उच्च माध्यमिक था, अब इसको माध्यमिक में ही इसको समाहित किया गया है। अब देखिए, पुरानी शिक्षा नीति में ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग की व्यवस्था थी, उतनी ज़्यादा उसको मान्यता नहीं थी। नेशनल ओपन स्कूल और उसके बाद इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, आप लोगों को पता ही है। नई शिक्षा नीति में भी ओपन स्कूल की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। उसमें यह कहा गया है कि ओपन स्कूल की व्यवस्था में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, जो पुरानी शिक्षा नीति में ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था थी वह नए में है, लेकिन उसकी जो कमियां हैं वो अभी बरकरार रहेंगी। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप देखिए किसी भी PSUs के जॉब के लिए जब आप आवेदन करने जाते हैं, जैसे ऑयल कंपनी हो गई या इस तरह की कंपनियां हो गई, तो वो अपने विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिख देती हैं कि जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से शिक्षा प्राप्त की हो वो इस पद के पात्र नहीं है, अर्थात आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ तक कि भारतीय सेना में भी ये ओपन स्कूलिंग को मना किया गया है, एक जगह मैंने संदर्भ देखा है। नई शिक्षा नीति में भी अगर यह आता है तो जब तक इसको सरकार यह ना कहे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर PSUs में भी इसको मान्यता मिले नौकरी में, तब तक ये जो ओपन स्कूलिंग है इससे किसी को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अपितु ठीक है, आप डिग्री प्राप्त कर लेंगे, पर जहाँ तक नौकरी के लिए जाएंगे तो आपके लिए एक संकुचित क्षेत्र अर्थात सरकारी संस्थान ही रहेंगे। गैर सरकारी संस्थानों में हो सकता है आपको ओपन स्कूलिंग वाले को प्रवेश न मिले। अब अगला हम देखते हैं, कुछ संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed का कार्यक्रम था, जैसे उसके लिए NCERT का ही संस्थान है वो करती थी। भारत में 4 जगह है। इसके अलावा इसको कुछ लोगों ने और भी माना है। पहले क्या था, जो BA ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती थी 3 वर्ष में मिल जाती थी, और उसके बाद अभी नई शिक्षा नीति में क्या किया है, यहाँ 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम के बारे में कहा गया, अर्थात आप 12वीं पास करने के बाद सीधे इसमें प्रवेश कर सकते हैं। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की होगी। इसमें यदि आप 1 वर्ष पढ़ के छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष पर आपको डिग्री दी जाएगी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में यदि आप M.Com में जाते हैं
या MA जाते हैं या मास्टर इन साइकोलॉजी, MSc इन साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम है, उसमें भी इस तरह से पहले से ही पूर्व निर्धारित है कि आपको एक अंतराल पर पहले सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, उसके बाद PG डिप्लोमा और फिर आपको डिग्री दी जाती है। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि विशेष कुछ अंतर नहीं है। हाँ, यह है कि अभी IGNOU इसको मानती थी, अब बाकी संस्थान इसको मानना शुरू करेंगे। अब इसमें देखिए शिक्षा का माध्यम जो कहा गया, यह बहुत बड़ी एक समस्या है। शिक्षा के माध्यम के लिए कहा गया है कि मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा हो। इसमें यह कहा गया कक्षा 8 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोग भी इसका अनुपालन करेंगे। इसके लिए यह भी कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका समकक्ष भाषा में अनुवाद किया जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे राज्य हैं, उसमें सबसे पहले आप तमिलनाडु को मान सकते हैं। तमिलनाडु ने स्पष्ट शब्दों में इस बात का विरोध किया है कि हम त्रिभाषा सूत्र को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ 2 भाषा सूत्र को मानेंगे। अभी आप पता नहीं 2 भाषा में वो अपनी भाषा और पास के राज्य की भाषा को मानेंगे या फिर किसी और भाषा को। खैर, ये राजनीतिक विषय है। इसके अलावा देखिए मातृभाषा में आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जो निजी संस्थान है, प्राइवेट स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं या कह लीजिए प्राइवेट स्कूल हैं, वो इस बात को यदि ना माने तो इसके लिए सरकार ने हालांकि यह प्रावधान बनाया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोग भी इसका अनुपालन करेंगे। अब यह देखना है कि किस तरह से इसका अनुपालन होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, चूँकि ये जो शिक्षा है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा का अधिकार और चिकित्सा का अधिकार राज्य सरकार का होता है, परंतु ये सारे नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। आज भारत में हो सकता है कई राज्य अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं तो विशेष विरोध न हो, लेकिन अभी भी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों से इसके विरोध होंगे कि आप हमारे ऊपर शिक्षा नीति कैसे थोप सकते हैं, क्योंकि ये जब कॉन्करेंट लिस्ट में है तो ये हमारे पास ही इसका अधिकार है और क्या करना है ये हमें लेना है। लेकिन यहाँ तो बना करके नई शिक्षा नीति दे दी गई है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक वर्ष निर्धारित किया गया है 2025, 2030, 2023। इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को धीरे लागू करना है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और समस्या आएगी। देखिए जो त्रिभाषा सूत्र है, मान लीजिए एक केंद्रीय सरकार का कर्मचारी है जिसका स्थानांतरण होता है, जैसे सेना के लोग हैं या और भी लोग हैं, हर 2 साल 3 साल पे स्थानांतरित होते हैं। अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पिता का स्थानांतरण बंगाल में हो गया, तो जब वो महाराष्ट्र से बंगाल में आएगा तो फिर वो उसको यहाँ की भाषा पढ़नी पड़ेगी, वह उसके लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया है कि राज्य जो हैं वो अपने आसपास के राज्य से, पड़ोसी राज्य से द्विपक्षीय समझौता करके शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छी बात होगी कि शिक्षकों की नियुक्ति बढ़ेगी और अन्य भाषाओं की, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में बांग्ला के अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु अथवा महाराष्ट्र के शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकते हैं जो अपने क्षेत्र की भाषाएं अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। इस तरह से अन्य राज्य भी हैं, तमिलनाडु में बांग्ला, उड़िया और ऐसे भाषाओं का भी प्रचलन हो सकता है। यह निर्भर करता है कि राज्य सरकार इस बात को कितना मानती है और सबसे बड़ी बात है कि अन्य राज्य भारत की भाषाओं को कितना तवज्जो देते हैं और विदेशी भाषा को कितना तवज्जो देते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। आने वाला समय इसमें बताएगा। इसके बाद इसमें कहा गया विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, जैसे अभी दिव्यांग या विकलांग जो बच्चे होते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनको सीखने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया कहा जाता है या लर्निंग डिसऑर्डर, ऐसे बच्चों के लिए कहा गया है कि उनके लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए और उनका विशेष प्रशिक्षण हो। ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक अभी मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत कम लोग स्पेशल एजुकेशन बीएड करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, पर आने वाले समय में यह कठिनाई भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और यह पहले भी था, अब भी है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा, अर्थात 2030 तक अब धीरे धीरे 4 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम हो जाएगा, अर्थात 12वीं पास करते ही जिनको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, अर्थात कक्षा 10 के बाद 12 तक बच्चों को यह निर्णय कर लेना होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, उसके अनुसार पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो 2030 तक सिर्फ ग्रेजुएट होंगे, स्नातक होंगे, उनके लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जारी रहेगा।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब बच्चों को यह निर्धारित कर लेना पड़ेगा, मैं शिक्षक बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, उसके अनुसार उन्हें अपने पाठ्यक्रम का चयन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए भी विशेष अल्पावधि के कार्यक्रम निर्धारित होंगे और उस पाठ्यक्रम में उनको बार बार प्रवेश लेना होगा, उनको पढ़ाई करनी होगी, अर्थात खुद को रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, अपडेट करता रहना पड़ेगा। इसके अलावा बीआईटी है, डीआईटी अर्थात जिसको डाइट वगैरह कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे पैकेज में आपको शिक्षक शिक्षा दी जाती है, वह स्कूल परिसर में ही आ जाएगा। अर्थात जो शिक्षक अपने स्कूल में है, यदि उनके परिसर में ही आ जाता है बीआईटी डीआईटी का संस्थान, तो वो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो यह लाभदायक रहेगा, यह नया चीज होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अब बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है। शिक्षकों का हमने जान लिया। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहा गया है लक्षित छात्रवृत्ति, मतलब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा एक सुविधा और की गई है, सशर्त नगद हस्तांतरण, अर्थात बच्चों के खाते में या उनके माता पिता के खाते में स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। लेकिन भेजने के पहले माता पिता से यह लिखित रूप में ले लिया जाएगा कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजूंगा और यह ध्यान रखूंगा कि मेरा बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। इस तरह से सशर्त नगद हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अलावा साइकिल प्रदान करने की बात है कुछ शर्तों के साथ। साइकिल प्रदान करने की बात देखिए, पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अभियान शुरू किया था जिसमें लड़कियों को साइकिल देने की बात हुई थी। यह एक अच्छी बात है जो चल रहा है, अन्य राज्य भी इसको अपनाएंगे। तो साइकिल प्रदान किया जाएगा जिनके विद्यालय दूर हैं। ऐसा नहीं है कि आपका विद्यालय 100 मीटर के दायरे में है तो आपको साइकिल मिल जाए, कई सारी शर्तें होंगी। के बाद फिर आते हैं जनजाति बहुल प्रदेशों में एनसीसी विंग खोलने को प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के सहयोग से एनसीसी रक्षा मंत्रालय स्पॉन्सर करती है, तो वहाँ एनसीसी विंग खोला जाएगा। अभी तक क्या था, शहरी क्षेत्रों में ही एनसीसी विंग होते थे, तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा, ये नया चीज होगा। इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए अभी तक क्या था, हर राज्य अपना अपना अलग पोर्टल रखती थी और विभिन्न तरह के स्वयंसेवी संस्थान भी अलग पोर्टल रखते थे। अब ये कहा गया है कि एकल पोर्टल का निर्माण किया जाए और उस पर छात्रवृत्ति की घोषणा की जाए। यह एक अच्छा कदम भी है, लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें भी आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई स्वयंसेवी संस्थान अलग से अपने पोर्टल पर छात्रवृत्ति देती थी, उनको असुविधा हो सकती है, या फिर राज्य सरकार जो अपना अलग से छात्रवृत्ति की बात करती थी उनको असुविधा हो सकती है। इस विषय को पर लेकर हो सकता है केंद्र और राज्य सरकार में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति बने। खैर, ये समय के अनुसार हमें लगता है ये भी। उसके बाद फिर अभी देखिए, पहले क्या था, कई राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा मिडिल स्कूल चलता था, अर्थात कक्षा 8 तक को लोग मिडिल कहा करते थे। उसके बाद फिर माध्यमिक 9 और 10, उसके बाद उच्च माध्यमिक हुआ करता था। नई शिक्षा नीति में भी मिडिल स्कूल के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा गया, अर्थात 6 से 8 जो कक्षा होगी वह मिडिल कहलाएगी। उसमें 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश होगा। अगर अधिक हो गया तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम 11 वर्ष होगा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा माध्यमिक इन्होंने कक्षा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं उच्चतर शिक्षा की ओर। मैंने शुरुआत में कुछ बताया कि उच्चतर शिक्षा में क्या परिवर्तन आएगा। इसमें ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा, इसकी शुरुआत कुछ विश्वविद्यालयों ने साल भर पहले से ही कर दी है। इग्नू पहले से ही कर ही रही है, लेकिन मैंने बताया व्यावहारिक दिक्कत यहाँ क्या आने वाली है कि यह जो शिक्षा प्राप्त करके आप जाएंगे तो ऐसे बच्चों को क्या नौकरी प्राइवेट संस्थाएं देंगी जो अभी तक देने से कतराती रहती हैं, वह एक बड़ी बात होगी और इस विषय पर लोगों को सोचना होगा और फिर इस विषय पर एक वृहद चर्चा की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद आता है कॉलेजों की ग्रेडेड स्वायत्तता। देखिए, अभी तक क्या था कि कुछ कॉलेज होते थे सिर्फ वो डिग्री कोर्स कराते थे, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी से वो अफिलिएशन लेते थे। तो यहाँ कहा गया है महाविद्यालय या तो स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालय बन जाएंगे, अर्थात सिर्फ डिग्री देंगे, या फिर वो शोध संस्थान भी बन जाएंगे, अर्थात उनमें रिसर्च का भी प्रावधान होगा। और यह लक्ष्य है 2040 तक। 2040 तक यह लक्ष्य पूरा कर लेना है। इसके बाद क्या है, इसमें एक बात और देखा गया है कि एफिलिएट कॉलेज की परंपरा अभी तक रही है। इसमें कहा गया है कि अगले 15 सालों तक धीरे धीरे एफिलिएट कॉलेज की परंपरा हम खत्म कर देंगे। हमें क्या है, विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन में कॉलेज रहेंगे और वही चलेंगे, एफिलिएट वाली बात खत्म हो जाएगी।
इसके बाद एक और बात कही गई है, इसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए अभी आजकल बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, उसके बाद एकल विश्वविद्यालय है जिसे एकात्मक विश्वविद्यालय कहा जाता है, वो सब परंपरा खत्म करके उसके बदले अब केवल विश्वविद्यालय कहा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी यह दिक्कत आएगी, व्यवहारिक दिक्कत आएगी कि इनका विलय किस प्रकार से होगा। ये जो अभी तक इस तरह की स्वायत्त संस्थानें चल रही हैं वो कैसे मानेंगे इस बात को, यह सोचने वाली बात रही। उसके बाद है समग्र और बहुविषयक शिक्षा। देखिए अभी तक तो यह बात चली है, कक्षा 10 पास करते ही बच्चों में यह रहता है कि मैं साइंस पढ़ूंगा, इस तो मुझे बहुत ज्ञानी माना जाएगा। माँ बाप को भी बड़े गर्व के साथ माँ बाप ये कहते थे मेरा बेटा साइंस पढ़ रहा है, तो उस भावना को खत्म कर दिया जा रहा है। अब इसमें क्या है, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपने मान लीजिए बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी के साथ आपने संगीत ले लिया, आपको होम साइंस अच्छा लगता है, आपने होम साइंस ले लिया, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप उससे संबंधित विषय ले सकते हैं। अर्थात इसमें यह प्रावधान किया गया कि विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग और गणित के साथ मानविकी और कला शिक्षा के विषय भी लिए जा सकते हैं। आपकी अब जो विषय लेनी हो आप ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, फिजिक्स में बहुत अच्छा है, मैथ्स उसका खराब है, तो क्या जरूरी है वो मैथ्स पढ़े, वो फिजिक्स पढ़े और बायोलॉजी पढ़े, साथ में कोई और विषय ले ले, इस तरह से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है। यह एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी भारतीय मानसिकता बदलने में इसमें समय लग सकता है। इसके बाद इसमें सभी स्नातक कार्यक्रम जैसे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या कुछ मुक्त विश्वविद्यालय में भी क्रेडिट सिस्टम चलता है, 8 क्रेडिट का ये पढ़ लीजिए, 9 क्रेडिट का ये पढ़ लीजिए, तो अभी सभी स्नातक कार्यक्रम में क्रेडिट प्रणाली लागू कर दी जाएगी। लेकिन एक दिक्कत ये आएगी कि ये तो जैसे विश्वविद्यालय है वहाँ क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अगर आप ODL के माध्यम से पाठ्यक्रम करते हैं तो और उसके बाद फिर आप HEI में आना चाहते हैं तो वहाँ ये शायद क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा आपको ना मिल पाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। जो लोग ODL से पढ़ेंगे और मान लीजिए फिर उनको मौका मिला कि हम डिस्टेंस में पढ़ने जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ये एक समस्या होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अब बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है, शिक्षकों का हमने जान लिया। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहा गया है लक्षित छात्रवृत्ति, मतलब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा एक सुविधा और की गई है, सशर्त नगद हस्तांतरण, अर्थात बच्चों के खाते में या उनके माता पिता के खाते में स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, लेकिन भेजने के पहले माता पिता से यह लिखित रूप में ले लिया जाएगा कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजूंगा और यह ध्यान रखूंगा कि मेरा बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। इस तरह से सशर्त नगद हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अलावा साइकिल प्रदान करने की बात है कुछ शर्तों के साथ। साइकिल प्रदान करने की बात देखिए, पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अभियान शुरू किया था जिसमें लड़कियों को साइकिल देने की बात हुई थी। यह एक अच्छी बात है जो चल रहा है, अन्य राज्य भी इसको अपनाएंगे, तो साइकिल प्रदान किया जाएगा जिनके रहेगी। उसके बाद आते हैं बोर्ड परीक्षा प्रणाली में। देखिए बोर्ड परीक्षा प्रणाली अभी तक सिर्फ एक बार होती थी, अर्थात कोई छात्र यदि चूक गया किसी कारणवश या फिर वो सफल ना हो पाया तो फिर उसको 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब यह प्रणाली लाई जा रही है कि वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी, अर्थात 6-6 महीने पे होगी। जैसे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में ये सुविधा है उस तरह से है। तो इसमें क्या है, किसी की भी शिक्षा रुकेगी नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले पश्चिम बंगाल में यह सुविधा थी, ये सन 1990-91 के पहले की व्यवस्था थी कि यदि कोई किसी एक विषय में फेल कर जाता है, उसको कंपार्टमेंट कहा जाता है, तो वो व्यक्ति 2-3 महीने बाद दोबारा उस विषय की परीक्षा दे करके पास हो जाएगा और पास होने के बाद फिर से वो कॉलेज में प्रवेश ले लेगा, उसका 1 वर्ष का नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बाद के शिक्षा नीति में इसको हटा दिया गया था, लेकिन यदि इसको दोबारा लाया जाता है तो ये बहुत अच्छी संकल्पना होगी। और कई बार क्या होता है, बच्चे बीमार पड़ जाने के कारण परीक्षा नहीं दे पाते हैं या किसी अन्य कारण से, उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब इसमें विद्यालय निर्माण के नियम में भी ढील दिए जाने की बात कही गई है। इसमें कई सारी बातें थी, जैसे कुछ राज्यों में ऐसा है कि यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप अपने विद्यालय का निर्माण नहीं कर सकते, सजावट नहीं कर सकते। कई जगह कई प्रकार के नियम हैं, तो इसके लिए एक स्वायत्त संस्थान बनेगी और वो विद्यालय निर्माण की चीज़ों को देखेगी। इसमें नियमों में कई सारे बदलाव आएंगे, आने वाले समय में यह देखा जाएगा। इसके बाद देखिए मध्याह्न मील, मिड डे मील के बारे में। जैसे मिड डे मील अभी भी इस विद्यालयों में दी जाती है, आंगनवाड़ी में तो व्यवस्था है ही। इसको प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ा करके प्रिपरेटरी क्लासेस
जो होगा वहाँ तक भी किए जाने की बात कही गई। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो निश्चित ही और छात्रों को विद्यालय में लाया जा सकेगा। हालांकि कई लोगों ने मिड डे मील का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि बहुत सारे शिक्षक आज भी सिर्फ खाना ही बनवाते रह जाते हैं, क्योंकि मिड डे मील के लिए अलग से स्टाफ नहीं होते हैं। तो ये एक अड़चन जो पहले थी वो जारी रहेगी। हो सकता है शिक्षकों की भर्ती अधिक हो जाए या मिड डे मील किसी और संस्थान के हाथों चला जाए तो एक लाभ होगा। अब देखा जाए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन आज के समय में तो ये एक दिक्कत वाली करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए भी विशेष अल्पावधि के कार्यक्रम निर्धारित होंगे और उस पाठ्यक्रम में उनको बार बार प्रवेश लेना होगा, उनको पढ़ाई करनी होगी, अर्थात खुद को रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, अपडेट करता रहना पड़ेगा। इसके अलावा बीआईटी है, डीआईटी अर्थात जिसको डाइट वगैरह कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे पैकेज में आपको शिक्षक शिक्षा दी जाती है, वह स्कूल परिसर में ही आ जाएगा। अर्थात जो शिक्षक अपने स्कूल में है, यदि उनके परिसर में ही आ जाता है बीआईटी डीआईटी का संस्थान, तो वो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो यह लाभदायक रहेगा, यह नया तब सुलझती है। इसके अलावा देखिए और जो चुनौतियां हैं, ईसीई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की पढ़ाई या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का साधन का प्रयोग। आप देखेंगे कि शहरों में तो कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी भी बिजली की बहुत समस्या है। कई विद्यालयों में तो बिजली ही नहीं है, भवन भी ठीक नहीं है। वहाँ यह बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वहाँ कंप्यूटर शिक्षा किस प्रकार से प्रारंभ की जाए। बिजली जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बाकी चीज़ें नहीं होगी। अगर बिजली की व्यवस्था हो जाती तो भवन और सुरक्षा वाली बात होगी। हालांकि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, स्थानीय निकाय जो हैं वो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। दूसरी समस्या है शिक्षक की भर्ती की। यह देखा गया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अमूमन बहुत कम है। जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ आज भी 2 शिक्षक कार्य चला रहे हैं। कई प्राथमिक विद्यालयों में तो यह भी देखा गया है कि एक ही शिक्षक चारों कक्षा में एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो जो शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया अभी तक बहुत मंद चल रही थी, यदि उस प्रक्रिया में सुधार लाया गया तब तो सही बात है। अन्यथा यदि स्थिति यही रही, शिक्षकों की सही भर्ती नहीं हो पाई, तो यह जो नई शिक्षा नीति है उसका अनुपालन या फिर उसका कार्यान्वयन बहुत कठिन रहेगा। इसके बाद बात कही गई है पुस्तकालय की, कि हर विद्यालय में एक पुस्तकालय हो, चाहे किसी भी स्तर का विद्यालय हो। तो पुस्तकालय की व्यवस्था भी करनी एक टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि आज के समय में जब हर चीज़ डिजिटल होता जा रहा है उस समय पुस्तकों पर बच्चों का भी ध्यान कम रहता है, तथा इसके लिए जो निधि की आवश्यकता होती है वह भी कई बार बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो पुस्तकालय की अगर स्थापना हो जाए, ये व्यवस्था हो जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। इस विषय पे स्थानीय निकाय क्या सोचते हैं ये उनके ऊपर है, इसमें भी समय लग सकता है। इसके बाद जैसे पहले बताया मैंने, अनुवाद की बात कही गई है। तो जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, राजभाषा अधिनियम जब बना था भारत का, तो उसमें यह व्यवस्था थी कि जितनी भी अंग्रेजी में चीज़ें हैं उन सब का अनुवाद हिंदी में कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख तक भी हर चीज़ का पूर्णतः हिंदी में या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो पाया है। किसी न किसी कारणवश यह अनुवाद की प्रक्रिया सुस्त होती चली गई है। तो जब यह भारत सरकार की संस्थाओं में नहीं हो पाया है, तो फिर पाठ्य पुस्तकों में यह बात कैसे लागू हो पाएगा यह देखना है। फिर अनुवाद के लिए मान लीजिए आपके विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाने लगी, बांग्ला, तेलुगु और उड़िया, ये 3 भाषा पढ़ाई जाने लगी, तो एक पाठ्य पुस्तक का 3 भाषाओं में अनुवाद, ये एक एक्स्ट्रा खर्च या अधिक खर्च हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी राज्य सरकार अथवा फिर स्थानीय निकाय को विचार करना होगा। यह समस्या अगर सुलझा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसमें एक और प्रावधान किया गया है, अनुवाद के ऊपर भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुवाद के लिए एक अलग से संस्थान की बात कही गई है, जिसका काम होगा भारतीय भाषाओं में अनुवाद या एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का कार्य करेगी या अनुवाद अध्ययन सिखाया जाएगा। यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इसका जब तक स्थापन न हो जाए तब तक देखा जाए क्या होता है। उसके बाद फिर स्कूलों के समेकन की बात कही है 2025 तक। समेकन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कई स्तर के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल यहाँ है, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया है कि विद्यालयों को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा या फिर विद्यालय ऐसे जगह स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर तीनों तरह के विद्यालय विशेष दूरी पर न रहे, ताकि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने में छात्र को असुविधा न हो, या फिर हो सकता है एक ही स्थान में हो जाए। ये समेकन की समस्या रहेगी, क्योंकि कई स्थानों पर छोटे छोटे भवनों में
विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय अलग भवन में, सेकेंडरी अलग में, तो उन सबको एक जगह लाने के लिए बहुत बड़े भूमिखंड की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़े भवन की आवश्यकता होगी। यह बहुत बड़ी असुविधा वाली बात रहेगी, सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना या कुछ किलोमीटर के दायरे पर इकट्ठा करना। इसके बाद जो अगली दिक्कत रहेगी, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क NCF और स्टेट पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क अर्थात SCF, इसका अनुपालन करते हुए समन्वित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठाना। अब जैसा कि मैंने बताया कि विचारों का टकराव राज्य सरकार और केंद्र सरकार में होगा, जिसके कारण इस विचारों के टकराव के कारण यह शिक्षा की स्थिति में सुधार आ पाना हो सकता है थोड़ा कठिन हो। अगली चुनौती रहेगी निजी और सार्वजनिक स्कूल के बीच परस्पर सहयोग के लिए देश भर में इन्हें संबद्ध किया जाए। हो सकता है निजी विद्यालय इस बात के लिए राजी ना हो, तो उनको राजी कराना स्थानीय निकायों का काम रहेगा। देखा जाए इसमें कैसे बात बनती है। और फिर स्थानीय जो भी निजी स्कूल होंगे उन्हें या फिर सार्वजनिक स्कूल हैं, यह कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये संसाधनों का बंटवारा बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी, क्योंकि अधिकांश निजी स्कूल धन कमाने के लिए स्थापित होते हैं। सरकारी स्कूल या सार्वजनिक स्कूलों में ऐसी भावना नहीं होती है, तो हो सकता है कि वो ये सोचें कि भाई हमारे व्यापार को दिक्कत होगी यदि हम सार्वजनिक स्कूलों को अपना संसाधन प्रयोग करने दें। वहाँ थोड़ी सी विचारों के टकराव होने की संभावना है। अब इसके बाद है अगली चुनौती है मानक निर्धारण एवं प्रमाणन। स्कूल शिक्षा विभाग सर्वोच्च राजकीय निकाय है। अभी तक राज्यों में स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ अब यह स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा, करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए भी विशेष अल्पावधि के कार्यक्रम निर्धारित होंगे और उस पाठ्यक्रम में उनको बार बार प्रवेश लेना होगा, उनको पढ़ाई करनी होगी, अर्थात खुद को रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, अपडेट करता रहना पड़ेगा। इसके अलावा BIT है, DIT अर्थात जिसको डाइट वगैरह। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के स्वायत्त टेस्टिंग संस्थान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ भी एक असुविधा होगी, क्योंकि एक टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट करके देगी। अब मान लीजिए होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं, तो उनकी रेटिंग अगर कम होती तो उनके अच्छे विद्यालयों में प्रवेश नहीं हो पाएगा, या हो सकता है विश्वविद्यालय में उनको प्रवेश न मिल पाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, उससे ड्रॉप आउट बढ़ेगा।